Hello friends, I'm Anjani from Kids Class channel and today I am discussing about History chapter 3 The Making of Global World। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वर्ड कैसे बना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स वी आर स्टार्टेड विद ग्लोबलाइजेशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चैप्टर में ही बताया गया है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तो हम लोग को ग्लोबलाइजेशन पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, आइडियाज एंड पीपल आल्सो मूव फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। तो देखिए, हम लोग ग्लोबलाइजेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो कनेक्टिवनेस होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के लिए, वही ग्लोबलाइजेशन होती है। जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स का ट्रांसफर होता है, या कैपिटल यानी कि मनी का ट्रांसफर होता है, या फिर सर्विसेज यानी कि कोई यूथ गए दूसरे कंट्री में, वहां पे वर्क करने लगे तो वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आइडियाज का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि बहुत से जीनियस लोग होते हैं, किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना इन्वेंशन करते हैं जाके, तो उससे आइडियाज का भी ट्रांसफर होता है। और पीपल तो ट्रांसफर होती है, क्योंकि जब पीपल ट्रांसफर होंगे तो उसके साथ ही ये सारी चीजें भी ट्रांसफर होती है। तो हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके के ग्लोबलाइजेशन होते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में प्रीस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते हैं, यानी कि पहले वो एक कंट्री में अपना ज्ञान देंगे, फिर दूसरी कंट्री में जाके वो दूसरे लोगों को अपना ज्ञान देते हैं। और ट्रेडर्स भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि जिससे उनकी बिजनेस में तरक्की हो सके, यानी कि बिजनेस उनका और अच्छे से चल सके। स्टूडेंट्स भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं बेटर एजुकेशन के लिए। और ट्रेवलर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए और अपना एंजॉय करने के लिए। यूथ जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेटर अर्निंग के लिए, यानी कि जिससे वो पैसे कमा सके। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जब हमारा वर्ल्ड मॉडर्न नहीं हुआ था तो वहां पे कैसे ग्लोबलाइजेशन होता था। तो देखिए, इन एशियन टाइम लाइक पीस वर ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, यानी कि प्रीस्ट जो होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहले के जमाने में जाते थे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। और ट्रेडर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे बिजनेस पर्पस के लिए। स्टूडेंट्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे बेटर एजुकेशन के लिए। ट्रेवलर जो थे वो आइडियाज को कलेक्ट करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज पहले जो होते थे वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, जिससे कि वो अपने इंग्लिश कल्चर को प्रमोट कर सकें। और वो लोग जब जाते थे तो कुछ थिंग्स भी कलेक्ट करके जाते होंगे अपने साथ, जैसे कि वो कलेक्ट करते थे गुड्स, स्किल्स, आइडियाज, मनी, इन्वेंशन, जर्म्स और डिसीजेस। और जो सी सेल्स होती थी उसे हम लोग अपना करेंसीज मानते थे ट्रेड के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो कोई ना कोई रूट तो चाहिए होगा ना उसे कनेक्ट करने के लिए, तो सिल्क रूट बना था। और इसका नाम सिल्क रूट इसलिए बना था क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे चाइनीज सिल्क ट्रेवल हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था सिल्क रूट। Silk Route was a network of Asian trade routes which connect Asia and Europe and African continents। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स और एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट्स को लिंक करने के लिए सिल्क रूट बना था, यानी कि वहां से एशियन ट्रेड जो होता था वो सारा सिल्क रूट से ही होता था। Before Christian era 3000 BCE till 15th century, many goods traveled from this route। और बिफोर क्रिश्चियन ईरा, यानी कि जब क्रिश्चियन ईरा नहीं आया था उससे पहले से ही 15th सेंचुरी में गुड्स यहाँ से ट्रेवल होते थे। जैसे कि एशियन मार्केट प्रोवाइड करती थी स्पाइसेस, चाइनीज पोल्ट्री, क्लोथ्स यूरोपियन मार्केट को। और यूरोपियन मार्केट प्रोवाइड करती थी गोल्ड और सिल्वर एशियन मार्केट को। तो इससे दोनों लोगों का काम बन जाता था। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो।
तो जब लोग ट्रेवल करते थे तो उनके साथ फूड भी तो ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करनी होती थी, तो वो लोग भूखे तो ट्रेवल करेंगे नहीं। तो जब पीपल्स ट्रेवल करते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो वो अपने साथ फूड को भी ले जाते थे। और नूडल्स जो था वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, और वेस्टर्न कंट्रीज में उसको स्पैगेटी कहा जाता था, क्योंकि नूडल्स में कुछ माइनर चेंजेस होते थे, इसलिए उसे वहां पे स्पैगेटी कहा जाता था। पास्ता ओरिजिनेट हुआ था चाइना से ही, उसे इटाली में कहा जाता था सिलिसी। पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सारे डिस्कवर किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे थे अमेरिका को सारी कंट्रीज के अराउंड में। तो उन्होंने यूरोप को भी पोटैटो से फेमिलियर कराया। तो इससे क्या हुआ कि पूरा यूरोपियन कंट्री जो थी वो उस पर डिपेंडेंट हो गई, और वो कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कस द ग्रेट फेमाइन। तो अब हम लोग देखेंगे कि भुखमरी कैसे आई। अबाउट 1 लाख पीपल डाइड ड्यू टू आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन के चलते हुए 1 लाख पीपल मर गए थे। और वी कैन से ग्रेट फेमाइन और पोटैटो फेमाइन, और हम लोग इसे ग्रेट फेमाइन या पोटैटो फेमाइन भी कह सकते हैं। This was occur because Europeans were fully dependent on potato for their livelihood. तो देखिए, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पोटैटो को बता दिया था यूरोपियन कंट्रीज को, तो यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरीके से पोटैटो पे डिपेंडेंट हो गई थी, और वो किसी और टाइप की क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रही थी, क्योंकि जो पुअर पीपल्स थे वो चाहते थे कि हमें कोई ऐसा खाना मिले जो कि सस्ता भी हो और ज्यादा दिनों तक हम उसे कंज्यूम भी कर पाए। तो इसीलिए पोटैटो जो था वो चीप भी था, तो लोगों ने उसे कंज्यूम करना चालू कर दिया, और लोगों ने सोचा कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए वो उसे कंज्यूम करने लगे। पर उसके चलते हुए जब पोटैटो में कुछ खराबी आ गई उनकी क्रॉप्स में, तो वो किसी और टाइप की क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे थे, तो वहां पे ग्रेट फेमाइन आ गई। कन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि कन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड क्या था। यूरोपियन डिस्कवर एशिया एंड अमेरिका थ्रू सी रूट्स इन 16th सेंचुरी। तो यूरोपियन ने एशिया और अमेरिका को सी रूट से डिस्कवर कर लिया था 16th सेंचुरी में, और सी रूट की हेल्प से उनका ट्रेड भी बहुत इजियर वे में हो जाता था। यूरोप थिंक टू कोलोनाइज अमेरिका। यूरोप ने सोचा कि हम लोग अमेरिका को कोलोनाइज करते हैं, पर 16th सेंचुरी में अमेरिका जो था वो बहुत रिच था रिसोर्सेज में, जैसे कि उसके पास पेरू थे, यानी कि मिक्सचर ऑफ कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक, और उसके पास मेक्सिको था, यानी कि सिल्वर था, और ये सब उसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। और एक सिटी ऑफ गोल्ड भी कही जाती थी वहां पे थी, एल्डोराडो, जो कि फेक थी। तो हम लोग देखते हैं कि फिर कैसे कॉलोनाइज किया यूरोपियन ने अमेरिका को। मिड 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि पोर्टुगीज और स्पेनिश जो थे, वो लोगों के पास मिलिट्री तो थी नहीं और न आर्म्स थे जिससे वो अमेरिका को कॉलोनाइज कर पाए। तो उन्होंने चूज किया जर्म्स को और डिसीजेस को अमेरिका के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। तो देखिए, उन्होंने स्प्रेड कर दिया स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को अमेरिका में, और उन्होंने ऐसा कनक्वेयर फैला दिया जर्म्स का अमेरिका में, जिससे कि बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। सो नाउ इन यूरोप पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड दे फेस प्रॉब्लम। तो क्योंकि यूरोप ने अब अमेरिका को कन्क्वेयर कर लिया था, तो इसीलिए उनको अब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी। So there was diseases, poverty, religion conflict are also occur. तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कस कि इंडिया और चाइना रिच कैसे हो गए। तो देखिए, टिल 18th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वाज अ रिच कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना जो थे वो रिच कंट्री बन गए थे वर्ल्ड के, क्योंकि अमेरिका तो कॉलोनाइज हो चुका था।
तो पर क्या हुआ कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, यानी कि वो वर्ल्ड ट्रेड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ था कि कुछ समय बाद अमेरिका ने जब अपने आप को कोलोनाइजेशन से थोड़ा फ्री करवा पाया, यानी कि उसने फिर से डेवलप किया, तो उसने वर्ल्ड ट्रेड में फिर से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और वो फिर से उसका हब बन गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी भी अमेरिका हब ही है पूरे वर्ल्ड ट्रेड का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही इन्वेस्टमेंट करता है सारी चीज़ों में। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन में भी सबसे ज़्यादा उसी का ही दबदबा है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।